आज की इस विशेष चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। मतलब इतिहास के सबसे अमीर लोगों में से एक एंड्रू कार्नेगी का ये दृढ़ विश्वास था कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति पैसे, सोने या जमीन से नहीं, बल्कि एक अमूर्त विचार के रूप में शुरू होती है। बिल्कुल। और आज जिन स्रोतों का हम विश्लेषण कर रहे हैं उनका असली मकसद इसी रहस्य को सुलझाना है। हाँ, क्योंकि ये चर्चा नेपोलियन हिल के उस क्लासिक शोध पर आधारित है जिसमें उन्होंने अमेरिका के 500 से अधिक सबसे सफल लोगों के दिमाग का मानो एक्सरे ही कर दिया था। और मैं सच बताऊं तो यहाँ बात बहुत एक्साइटिंग हो जाती है। वो कैसे? मतलब ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि कैसे कोई भी इंसान सिर्फ अपने दिमाग में पैदा हुए एक विचार को सचमुच की भौतिक वास्तविकता और धन में बदल सकता है। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये शोध क्या करना है कि कोई उबाऊ सूची नहीं है। ये असल में क्यों और कैसे का विज्ञान है। अचीवमेंट की साइकोलॉजी है ना? एग्जैक्टली। मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो ये स्पष्ट करता है कि सफलता कोई भाग्य का खेल नहीं है। ये एक पूरी मानसिक प्रक्रिया है जिसे कोई भी इंसान समझकर लागू कर सकता है। उपलब्धि के इस मनोविज्ञान में एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है जो असाधारण सफलता हासिल करने वालों में बार बार दिखता है। तो फिर चलिए इस प्रक्रिया के पहले और सबसे महत्वपूर्ण कदम से शुरुआत करते हैं। स्रोतों के अनुसार किसी भी विचार को हकीकत में बदलने की शुरुआत किसी सामान्य चाहत से नहीं होती। बिल्कुल नहीं। मतलब दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन वो सामान्य सी चाहत कोई परिणाम नहीं देती। इसके लिए एक तीव्र इच्छा चाहिए, एक बर्निंग डिजायर। हाँ, एक ऐसी जिद जो इंसान के रोम रोम में बस जाए। एडविन सी बार्न्स की कहानी इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। अरे हाँ, बार्न्स की कहानी। देखिए, कोई भी सामान्य व्यक्ति सोच सकता है कि थॉमस एडिसन जैसे महान आविष्कारक के साथ काम करना कितना शानदार होगा, लेकिन बार्न्स की सोच की गहराई इससे बहुत अलग थी। वो कहानी सच में इंसान की मानसिक शक्ति का एक अद्भुत प्रमाण है। बिल्कुल। मतलब सोचिए, एक इंसान जिसके पास ट्रेन का टिकट तक खरीदने के पैसे नहीं थे, वो एक मालगाड़ी में छुपकर एडिसन की लेबोरेटरी तक पहुंचता है। देखने में वो किसी बेघर या आवारा इंसान जैसा लग रहा था। और जब वो एडिसन के सामने खड़ा हुआ तो उसका लक्ष्य उनके लिए काम मांगना नहीं था। उसने कहा कि उसे दुनिया के सबसे महान आविष्कारक के साथ बिजनेस पार्टनर बनना है। ये एक बहुत ही अजीब और बड़ी मांग थी। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी युद्ध में जाने से पहले अपनी ही वापसी की नावों को जला देना। मतलब बर्न द बोट्स। सही कहा। बार्न्स ने अपने दिमाग में पीछे मुड़ने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। उसे या तो वो पार्टनरशिप चाहिए थी या फिर कुछ नहीं। और इसी मानसिकता ने बार्न्स को दूसरों से अलग किया। एडिसन ने शुरुआत में उसे सिर्फ फर्श साफ करने और छोटे मोटे काम दिए, जो कि कोई भी सुनकर शायद निराश हो जाता। बिल्कुल, कोई और होता तो शायद मामूली नौकरी छोड़कर चला जाता। लेकिन बार्न्स ने सालों तक इंतजार किया। वो हर दिन इस मौके की तलाश में रहता था कि कब वो अपना लक्ष्य पूरा कर सके। और फिर एक दिन वो अवसर आ ही गया। हाँ, एडिसन ने एक नई डिक्टेटिंग मशीन बनाई थी जिसे बेचने में उनके अपने सेल्समैन कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। बार्न्स ने तुरंत उस मौके को पहचान लिया। उसने कहा होगा कि मैं इसे बेचूंगा। एग्जैक्टली। और उसने उस मशीन को इतने बड़े पैमाने पर बेचा कि बाद में मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स का नारा ही बन गया। उसकी वो तीव्र इच्छा अब एक ठोस वास्तविकता बन चुकी थी। इच्छा शक्ति का ये स्तर सचमुच हैरान करता है। मतलब बार्न्स ने अफसरों को अपनी ओर खींच लिया, लेकिन हर कहानी बार्न्स की तरह पहली बार में सफलता तक नहीं पहुंचती ना। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। मुझे आर.यू. डार्बी की सोने की खदान वाली कहानी याद आ रही है। वो एक अलग ही नजरिए से विफलता को परिभाषित करती है। डार्बी और उनके चाचा ने सोने की तलाश में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मशीनरी खरीदी, महीनों तक भारी खुदाई की और उन्हें सोने की एक नस मिल भी गई। हाँ, लेकिन फिर अचानक वो सोने की नस गायब हो गई। वही तो। और उस कहानी का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक सबक उस क्षण में छुपा है जब उन्होंने हार मानी। हताश होकर उन्होंने मशीनरी एक कबाड़ी वाले को बेच दी और वापस लौट गए, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। बिल्कुल। उस कबाड़ी वाले ने थोड़ी समझदारी दिखाई और एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने फॉल्ट लाइंस का वैज्ञानिक अध्ययन किया और बताया कि डार्बी ने जहां हताश होकर खुदाई रोकी थी, सोना वहां से सिर्फ 3 फीट दूर था। सिर्फ 3 फीट? ओहो, मतलब अपनी मंजिल के इतना करीब आकर उन्होंने हार मान ली। ये इंसानी मनोविज्ञान की एक बहुत बड़ी कमजोरी को उजागर करता है।
अस्थायी हार को स्थायी विफलता मान लेना। डार्बी के लिए यह एहसास एक बहुत बड़ा मानसिक आघात रहा होगा। सच में 3 फीट की दूरी पर वो सब कुछ था जिसके लिए उन्होंने अपना खून पसीना एक किया था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि उस आघात ने डार्बी के पूरे जीवन का नजरिया बदल दिया। उन्होंने उस भारी नुकसान को अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लिया। हाँ, जब वो बाद में जीवन बीमा बेचने के व्यवसाय में आए। सही कहा। उन्होंने उस 3 फीट की दूरी को हमेशा याद रखा। जब लोग बीमा लेने से मना करते और उन्हें रिजेक्ट करते तो डार्बी पीछे नहीं हटते थे। उनकी वो जिद उसी हार से पैदा हुई थी। हार ना मानने वाली जिद। और इस जिद को गहराई से समझने के लिए स्रोत में एक 50 सेंट वाली बच्ची का भी बहुत ही प्रभावशाली जिक्र है। हाँ, वो छोटी अश्वेत बच्ची की कहानी, वो बहुत ही कमाल की घटना है। डार्बी के चाचा, जो स्वभाव से बहुत ही गुस्सैल और डरावने इंसान थे, एक दिन अपने काम में व्यस्त थे। तभी एक गरीब किराएदार की छोटी बच्ची उनके पास आई और बोली कि उसकी माँ को 50 सेंट चाहिए। और चाचा ने उसे बुरी तरह चिल्लाकर डराना चाहा ताकि वो भाग जाए। कोई भी सामान्य बच्चा उस भयानक आवाज से डरकर भाग ही जाता। बिल्कुल। चाचा एक डंडा लेकर उसे पीटने के लिए दौड़े भी, फिर भी वो बच्ची अपनी जगह पर डटी रही। जरा सोचिए उस बच्ची की हिम्मत। और जब वो विशाल और क्रूर आदमी बिल्कुल उसके पास पहुंचा तो वो बच्ची एक कदम और आगे बढ़ी, सीधे उसकी आंखों में देखा और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई कि मेरी माँ को वो 50 सेंट चाहिए ही चाहिए। बाप रे! और उस अटूट जिद और इच्छा शक्ति के सामने उस गुस्सैल आदमी का सारा क्रोध अचानक से हवा हो गया। हाँ, उसने चुपचाप अपनी जेब से पैसे निकाले और उस बच्ची को दे दिए। बिना किसी शारीरिक ताकत के, सिर्फ एक दृढ़ निश्चय और मानसिक बल से एक क्रूर वयस्क को झुका देना, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जब इच्छा शक्ति का स्तर चरम पर हो तो विरोध की दीवारें अपने आप ढहने लगती हैं। एकदम सही। लेकिन देखिए, केवल तीव्र इच्छा होने से तो बैंक में पैसे नहीं आ जाते ना। स्रोतों के अनुसार इस अमूर्त इच्छा को अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना होता है, और इसका असली माध्यम है विश्वास और कल्पना। अवचेतन मन की इस कार्य प्रणाली को समझना बहुत जरूरी है। स्रोत में इसे एक बेहद उपजाऊ जमीन की तरह बताया गया है, जो इस बात का भेद नहीं करती कि उसमें जहर बोया गया है या अमृत। जो बोओगे वही काटोगे। एग्जैक्टली। इसमें 6 स्पष्ट कदम सुझाए गए हैं, जैसे कि धन की एक स्पष्ट मात्रा तय करना, उसके बदले समाज को क्या सेवा दी जाएगी ये तय करना, एक निश्चित तारीख निर्धारित करना, एक पक्की योजना बनाना, उसे कागज पर लिखना, और सबसे महत्वपूर्ण, उस लिखे हुए लक्ष्य को दिन में 2 बार पूरी भावनाओं के साथ पढ़ना। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, यहीं पर एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। क्या? ये सब सुनना बहुत प्रेरणादायक लगता है कि दिन में 2 बार कागज पर लिखे लक्ष्य को पढ़ो, खुद को सफल होते हुए देखो, लेकिन क्या ये सिर्फ खुद को धोखा देना नहीं है? मतलब एक डिल्यूजन। हाँ, अगर किसी व्यक्ति की स्थिति बहुत खराब है तो वो बिना किसी ठोस सबूत के कैसे मान ले कि उसके पास पैसा या सफलता आ चुकी है? क्या ये किसी तरह का मानसिक डिल्यूजन नहीं है? को भी डिल्यूजन लग सकता है, लेकिन विज्ञान और मनोविज्ञान इसे मेंटल केमिस्ट्री यानी मानसिक रसायन का हिस्सा मानते हैं। अच्छा, कैसे? न्यूरोसाइंस की आधुनिक भाषा में इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS की प्रोग्रामिंग कहा जा सकता है। जब इंसान बार बार पूरी आस्था और गहरी भावनाओं के साथ किसी लक्ष्य को दोहराता है तो ये कोई रहस्यमयी जादू नहीं करता। तो फिर ये क्या करता है? ये इंसान के दिमाग के कॉग्निटिव फिल्टर को बदल देता है। इसका परिणाम ये होता है कि दिमाग उन अवसरों, लोगों और रास्तों को तेजी से नोटिस करने लगता है जो पहले से आसपास मौजूद थे, लेकिन जिन पर पहले कभी ध्यान ही नहीं गया था। अरे वाह! मतलब ये दिमाग के रडार को एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पर सेट करने जैसा है, जिससे सिर्फ वही चीजें दिखाई दें जो लक्ष्य से जुड़ी हैं। बिल्कुल। और विश्वास की इसी मनोवैज्ञानिक ताकत को नेपोलियन हिल के अपने बेटे ब्लेयर की कहानी से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। हाँ, वो बच्चा बिना कानों के पैदा हुआ था। डॉक्टरों ने शारीरिक जांच के बाद साफ कह दिया था कि वो कभी सुन या बोल नहीं पाएगा। प्रकृति और विज्ञान दोनों ने मानो अपना अंतिम फैसला सुना दिया था। लेकिन उस बच्चे के पिता ने उस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बच्चे के अवचेतन मन में उस कमी को हावी नहीं होने दिया। इसके बजाय उन्होंने रोज रात को सोते समय कहानियों के जरिए बच्चे के दिमाग में ये विश्वास डालना शुरू किया कि उसका ये बहरापन कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि एक अनूठा फायदा है। एक कमजोरी को फायदे की तरह पेश किया। हाँ, उन्होंने उस बच्चे के अवचेतन मन की इस तरह से प्रोग्रामिंग की कि बच्चा खुद को कभी कमजोर न समझे
और एक सामान्य जीवन जीने की तीव्र इच्छा उसके अंदर पैदा हो जाए। और उस प्रोग्रामिंग का परिणाम ये हुआ कि उसी बच्चे ने बड़े होकर हियरिंग एड की मदद से सुनना सीखा और अपना पूरा करियर ऐसे उपकरणों को विकसित करने और लाखों बहरे लोगों की मदद करने में लगा दिया। उसने एक भारी शारीरिक कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। यह सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है। और इसी तरह जब हम विश्वास के साथ सृजनात्मक कल्पना यानी क्रिएटिव इमेजिनेशन की बात करते हैं तो मुझे द एन्चांटेड केटल की कहानी याद आती है। आसा कैंडलर की कहानी। हाँ, ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक विचार किसी सामान्य चीज का मूल्य अनगिनत गुना बढ़ा सकता है। देखिए, आसा कैंडलर नामक एक साधारण क्लर्क ने एक बूढ़े डॉक्टर से सिर्फ $500 में एक पुरानी केतली और एक गुप्त रासायनिक फॉर्मूला खरीदा था। वो फॉर्मूला सिर्फ कागज पर लिखी कुछ रासायनिक सामग्रियां थी। लेकिन कैंडलर ने उसमें अपनी सृजनात्मक कल्पना का ऐसा तत्व मिलाया जो उस कागज पर नहीं लिखा था। एग्जैक्टली। उसी कल्पना के दम पर आज वो पेय पूरी दुनिया में कोका कोला के नाम से जाना जाता है। मतलब एक मामूली सा केमिकल फॉर्मूला एक सही सोच और कल्पना के साथ मिलकर लाखों लोगों को रोजगार देने वाली अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन गया। सृजनात्मक कल्पना से विचार पैदा होते हैं और वो विचार एक पूरी दुनिया खड़ी कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन की कहानी भी तो बिल्कुल वैसी ही है। वो चार्ल्स एम श्वाब का भाषण। हाँ, चार्ल्स एम श्वाब ने 1900 में जेबी मॉर्गन और दूसरे वित्तीय दिग्गजों के सामने 90 मिनट का एक भाषण दिया था। उस वक्त उनके हाथ में अरबों डॉलर का कोई फंड नहीं था। उनके पास केवल एक अमूर्त ब्लूप्रिंट था, उद्योग को पुनर्गठित करने का एक विचार था। और उस रात श्वाब ने अपने शब्दों, अपनी स्पष्ट कल्पना और अटूट विश्वास से उस कमरे में मौजूद लोगों पर ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला कि रातों रात दुनिया की पहली $1 बिलियन कंपनी अस्तित्व में आ गई। रातों रात। उनके उस एक विचार और विश्वास ने $600 मिलियन का मुनाफा पैदा कर दिया। ये इस बात का अचूक प्रमाण है कि जब तीव्र इच्छा, विश्वास और सृजनात्मक कल्पना एक साथ काम करते हैं तो वे एक ऐसा मनोवैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण पैदा करते हैं जो धन और संसाधनों को अपनी ओर खींच लेता है। ये तो कल्पना की अथाह शक्ति है। लेकिन अगर हम इसे थोड़े और तार्किक नजरिए से देखें तो विश्वास और कल्पना एक शक्तिशाली इंजन की तरह है। इंजन कितना भी ताकतवर हो, उसे एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए पहियों और एक स्टीयरिंग की जरूरत होती है। केवल बैठकर विश्वास करने से तो मंजिल नहीं मिलती ना। बिल्कुल नहीं। ये दिशा आती है विशिष्ट ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक सुव्यवस्थित योजना से। देखिए, सामान्य ज्ञान जो स्कूलों या बड़े बड़े विश्वकोशों में मिलता है वो अपने आप में पैसा या सफलता नहीं ला सकता। ज्ञान केवल तब शक्ति बनता है जब उसे एक स्पष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठित और निर्देशित किया जाए। हेनरी फोर्ड के मानहानि मुकदमे का किस्सा इस तथ्य को बहुत ही शानदार तरीके से सामने लाता है। हाँ, जब एक अखबार ने फोर्ड को अज्ञानी कह दिया था और मामला अदालत में गया, विरोधी वकीलों ने फोर्ड को अज्ञानी साबित करने के लिए इतिहास के अजीबोगरीब सवाल पूछने शुरू किए, जैसे कि अमुक युद्ध में ब्रिटिशों ने अमेरिका में कितने सैनिक भेजे थे। वे साबित करना चाहते थे कि फोर्ड पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन उस समय फोर्ड का जवाब बहुत ही तार्किक और अचूक था। उन्होंने अदालत में शांत स्वर में कहा कि उनके डेस्क पर बटनों की एक कतार है। जब भी उन्हें किसी विशेष जानकारी की आवश्यकता होती है वो बस सही बटन दबाते हैं और उनके पास एक ऐसा विशेषज्ञ आ जाता है जो उस सवाल का सटीक जवाब दे सकता है। और उन्होंने वकीलों से पूछा कि जब उनके पास विशेषज्ञों की पूरी फौज मौजूद है तो वो अपने दिमाग को अनावश्यक तथ्यों से क्यों भरे। सही बात है। एक लीडर का काम सोचने के लिए दिमाग को खाली रखना है, न कि उसे एक डिक्शनरी बनाना। मुझे तो ये अवधारणा आज के स्मार्टफोन की तरह लगती है। वो कैसे? मतलब किसी भी इंसान को ये जानने की जरूरत नहीं है कि उसके फोन की माइक्रोचिप का आर्किटेक्चर क्या है या उसके सॉफ्टवेयर की कोडिंग कैसे हुई है। सफलता के लिए बस ये पता होना चाहिए कि किस काम के लिए कौन सा ऐप है और उसे सही समय पर कैसे टैप करना है। क्या शानदार तुलना है। फोर्ड का वो बटन असल में उनका मास्टरमाइंड समूह था। मास्टरमाइंड। सफलता के इस पूरे मानसिक विज्ञान में ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। कोई भी इंसान अकेला सब कुछ नहीं जान सकता, इसलिए ऐसे लोगों का एक समूह बनाना जिनके पास वो विशिष्ट ज्ञान हो जो आपके पास नहीं है, ये सफलता की गति को कई गुना बढ़ा देता है। इसी मास्टरमाइंड और स्पष्ट योजना का एक और बेहतरीन उदाहरण डॉक्टर फ्रैंक गुनसाल्सिस का है। हाँ, एक युवा पादरी जो उस समय की शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदलना चाहता था। उसके पास एक स्पष्ट विजन था, लेकिन इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए फंडिंग नहीं थी। उन्होंने तय किया कि उन्हें 1 हफ्ते के भीतर $10 लाख चाहिए। और उन्होंने एक उपदेश तैयार किया जिसका शीर्षक बहुत ही सीधा था,
अगर मेरे पास $10 लाख होते तो मैं क्या करता? उन्होंने सिर्फ भावनाओं के सहारे लोगों से पैसे नहीं मांगे। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित योजना पेश की कि वो उस पैसे का एक एक हिस्सा कैसे खर्च करेंगे। वो योजना इतनी पारदर्शी थी कि श्रोताओं में बैठे फिलिप डी आर्मर ने उसी वक्त वो $10 लाख देने का फैसला कर लिया। और उसी से आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई। तो जब इंसान के पास योजना स्पष्ट होती है तो संसाधन खुद ब खुद उस योजना की तरफ खिंचते चले आते हैं। लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत बड़ी और यथार्थवादी चेतावनी भी देते हैं। हाँ, विफलता के बारे में। दुनिया की कोई भी योजना पहली बार में पूरी तरह से अचूक नहीं होती। जब कोई योजना विफल होती है तो उसे स्थायी विफलता नहीं माना जाना चाहिए। थॉमस एडिसन को इलेक्ट्रिक बल्ब का सही फिलामेंट खोजने में 10,000 बार विफलता मिली थी। पर एडिसन ने उन 10,000 प्रयासों को कभी विफलता नहीं माना, बल्कि अस्थायी हार माना। अगर एक योजना काम नहीं कर रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस योजना में कोई कमी है, लक्ष्य में नहीं। योजना को बदला जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन अपने मूल लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। यह एक बेहद महत्वपूर्ण सबक है। तो अगर किसी के पास एक तीव्र इच्छा है, एक मास्टरमाइंड समूह है और एक ऐसी योजना है जो हार के बाद भी बदलती और बेहतर होती रहती है, तो इन सबको एक दिशा में ले जाने के लिए उत्कृष्ट नेतृत्व की आवश्यकता होगी। बिना लीडरशिप की पूरी संरचना बिखर जाएगी। सही कहा। किसी भी योजना को जमीन पर उतारने के लिए नेतृत्व अनिवार्य है। स्रोतों में नेतृत्व के 11 प्रमुख गुणों का गहराई से विश्लेषण किया गया है, जैसे अटूट साहस, न्याय की भावना, निर्णय लेने में स्पष्टता और जिम्मेदारी लेने की पूरी इच्छा। और इसके समानांतर विफलता के 10 कारणों को भी गिनाया गया है ना? हाँ, जिनमें स्वार्थ, टीम के प्रति वफादारी की कमी और अपने पद या टाइटल का अहंकार दिखाना शामिल है। स्रोत में डैन हेल्पिन की कहानी इस बात को बहुत अच्छे से दर्शाती है। वे नॉट्रे डेम फुटबॉल कोच नूट रॉकने के साथ काम कर चुके थे, जो खुद एक महान लीडर थे। लेकिन कॉलेज के बाद जब स्थितियां खराब थी और नौकरियां नहीं थीं, तो हेल्पिन ने बिल्कुल शून्य से एक कमीशन आधारित सेल्समैन के रूप में शुरुआत की। वे नीचे से शुरू करने में हिचकिचाए नहीं, लेकिन उन्होंने खुद को वहां फंसने भी नहीं दिया। यही तो बात है। नीचे से शुरुआत करना कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा को मारकर वहीं फंसे रहना खतरनाक है। डैन ने अपनी नेतृत्व क्षमता और उत्कृष्ट सेवाओं के जरिए खुद को लगातार ऊपर उठाया। और इसी के विपरीत स्रोत में एक ऐसी महिला की कहानी भी है जिसने अपने बेटे के लिए एक पर्सनल सर्विसेज मार्केटिंग प्लान तैयार किया। वो बहुत ही स्मार्ट प्लानिंग थी, है ना? उस स्मार्ट प्लानिंग के कारण उस युवा को नीचे से शुरुआत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसे सीधे एग्जीक्यूटिव लेवल की नौकरी मिल गई। ये बात बहुत दिलचस्प है कि अपनी क्षमताओं या पर्सनल सर्विसेज को कैसे बाजार में पेश किया जाए, ये अपने आप में एक कला है। उस महिला ने सिर्फ एक साधारण रिज्यूमे नहीं भेजा, बल्कि उस कंपनी की समस्याओं को समझकर एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जो एम्प्लॉयर के लिए बहुत वैल्यूएबल था। लेकिन यहाँ लीडरशिप का एक और पहलू उभर कर आता है। नेतृत्व की परिभाषा समय के साथ बदल रही है। क्या आज के समय में बॉस बनने का वो पुराना तानाशाही वाला तरीका कारगर है? इतिहास गवाह है कि डराकर या बलपूर्वक किसी से लंबे समय तक बेहतरीन काम नहीं लिया जा सकता। स्रोतों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि बलपूर्वक नेतृत्व यानी डिक्टेटरशिप का युग अब खत्म हो रहा है। तो भविष्य का नेतृत्व कैसा होगा? वह सहमति और सहयोग पर आधारित होगा। आधुनिक नेतृत्व रौब झाड़ने या आदेश देने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी टीम के साथ मिलकर काम करने और विनम्रतापूर्वक उन्हें आगे बढ़ने में मदद करने के बारे में है। हम इस लक्ष्य को एक साथ कैसे हासिल कर सकते हैं? यही आधुनिक नेतृत्व की असली पहचान है। बिल्कुल। आज के इस पूरे विश्लेषण से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सफलता कोई रहस्यमयी घटना या किस्मत का खेल नहीं है। यह एक स्पष्ट वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। एक सटीक उद्देश्य, अटूट विश्वास, विशिष्ट ज्ञान और उन सब के ऊपर एक बेहतरीन योजना और नेतृत्व का संयोजन। और ये सिद्धांत किसी भी क्षेत्र में लागू किए जा सकते हैं, चाहे किसी को अपनी वर्तमान नौकरी में प्रमोशन पाना हो, कोई नया स्टार्टअप शुरू करना हो या जीवन में किसी भी प्रकार की उपलब्धि हासिल करनी हो। जो इंसान इन सिद्धांतों को एक मानसिक ढांचे के रूप में अपनाता है, वो अपने लिए अवसरों के दरवाजे खुद खोलता है। बिल्कुल।
लेकिन देखिए, इन सभी सकारात्मक बातों के बीच इन स्रोतों को गहराई से पढ़ने पर अंत में एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार भी सामने आता है। वो क्या? इंसान अक्सर विफलता को अपनी सबसे बड़ी रुकावट मानता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता न होकर इंसान की अपनी आदतें हों? ये बहुत ही गहरा सवाल है। लोग रोजमर्रा की दिनचर्या में इस कदर उलझ जाते हैं कि वो एक नीरस रट बन जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये एक बहुत डरावनी बात है। आदतें इंसान के जीवन में एक अदृश्य जेल की तरह काम करती हैं। जब कोई व्यक्ति हर दिन एक ही तरह का काम बिना किसी नई सोच के करता है, तो उसका अवचेतन मन उस सीमित दायरे का आदी हो जाता है। वह अवसरों को पहचानना ही बंद कर देता है, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा उस रट के बोझ तले दब जाती है। एक इंसान बहुत ऊर्जा के साथ नीचे से शुरुआत करता है, ये सोचकर कि वो एक दिन शिखर पर पहुंचेगा, लेकिन फिर वह उस दिनचर्या का इतना अभ्यस्त हो जाता है कि ऊपर देखने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। ये एक ट्रैप है। इस अदृश्य जेल को कैसे तोड़ा जाए? कैसे उस रोजमर्रा की नीरस दिनचर्या से बाहर निकलकर अपनी उस तीव्र इच्छा को दोबारा जिंदा किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी इंसान को अपनी वर्तमान स्थिति का आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर कर देगा। सच में ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जब तक पुरानी आदतों की वो जमीन नहीं टूटेगी, तब तक सफलता के उस नए ब्लूप्रिंट की इमारत कभी खड़ी नहीं हो सकती।